आइए, जो बिहार टेक्स्ट बुक हिस्ट्री की जो बुक चल रहा है उसी कड़ी में यह अगला अध्याय है। इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि पहले जो भी टेक्स्ट बुक है उसको एक नज़र में ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम लोग लुसेंट और स्पीडी तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज के डेट में जो भी एग्ज़ाम हमें देखने को मिल रहा है उन एग्ज़ामों में सीधे क्वेश्चन बिहार टेक्स्ट बुक से मिल रहा है। चाहे वो हमने बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ टीचर का TRE 1 देखें या TRE 2 देखें, उसमें भी क्वेश्चन सीधे टेक्स्ट बुक से थे। चाहे अभी हाल में बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें पीटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे और मेंस में भी कुछ क्वेश्चन बिहार टेक्स्ट बुक से ही थे। इस वजह से अब इस पुस्तक को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो आइए देखते हैं अध्याय 3। हमने अध्याय 1 में देखा कि अध्याय 1 में सिर्फ ये था कि इस पुस्तक में किस अध्याय में क्या पढ़ना है, वो इसका माने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। और अध्याय 2 में हमने देखा कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ, जैसे जंगलों में और पहाड़ों में रहा करते थे, जंगलों और पहाड़ों से निकलकर कैसे बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या कि एक बड़े छोटे से भूभाग में खेती करना प्रारंभ किया। खेती किया तो इस खेत की देख रेख करने के लिए, ताकि जानवर इस फसल को बर्बाद ना करे, इस खेत की देख रेख करने के लिए खेत के बगल में ही छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जब झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगे तो इन्होंने क्या किया, अपने रहने के क्रम में जानवरों को भी पाला। ठीक है, जो जानवर छोटे छोटे जानवरों को मांस खाया जाता था वो जानवर काफ़ी बड़े होने लगे और अधिक मात्रा में मांस भी मिलने लगा। तब क्या हुआ कि जब लोगों ने खेत किनारे रहना प्रारंभ कर दिया तो एक छोटा सा समाज का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस छोटा सा समाज का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, यानी जो समाज प्रारंभ हो उसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक समाज। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि प्रारंभिक समाज कैसा था, कैसे विकास हुआ, कैसे लोग थे, क्या क्या उस समय सोचते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अध्याय 3, चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज। रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। दो दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। रितेश, प्रकाश, यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। तो प्रकाश बोलता है, मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। रितेश प्रकाश से पूछता है और प्रकाश उसके बारे में उत्तर देता है कि उसके माता पिता ने बताया है कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसने हमें धरती पर भेजा है। इस पर रितेश कहता है, लेकिन मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई और फिर छोटे जीव से बड़े जीवों का विकास हुआ जिसमें मानव भी हैं। इस पे प्रकाश कहता है, तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। ये दोनों आपस में बात करते हैं और बात करने के माध्यम से क्या होता है, हमारा ये चैप्टर प्रारंभ होता है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। मनुष्य जिस तरह आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, ना कहीं गांव थे ना शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाले ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्ष के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। ठीक है, पहले लोगों का ऐसा मानना था कि पृथ्वी पर जीवन ऐसे ही थी, तो कैसे जीवन उत्पन्न हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। दिया हुआ है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, मतलब प्रारंभ में मानव कैसे थे उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, वही इस पैसेज में देखना है। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं कि इस काम में पुरातत्ववेताओं द्वारा उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए। पुरातत्ववेताओं ये क्या होते हैं,
जो पुरातत्वों की देखकर और खुदाई में जो साक्ष्य मिलते हैं उनको देख के जो अध्ययन करते हैं और उनके बारे में बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? पुरातत्ववेत्ताओं, क्योंकि उसके बारे में वे वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं, जाने वाले औजारों पत्थर से बनाई गई कलाकृतियां एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वह सहायक हैं। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि प्रदेशों में लोग रहते हैं। जैसे कि पहले के लोग जंगलों में रहते थे और प्रकृति पे आश्रित थे, जीवन यापन करते थे, वैसे आज भी कुछ लोग हैं जिन्हें आज के डेट में जनजाति कहा जाता है, जो केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में देखा जा सकता है कि आदिवासी आज भी अपने जीवन वैसे ही जीवन यापन कर रहे हैं जैसा कि प्रारंभिक समयों में मनुष्यों द्वारा किया जाता था। आगे देखते हैं, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? क्वेश्चन है कि प्रारंभ में मानव रहते कहाँ थे? ठीक है, तो भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली हैं। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। ठीक है, इनकी बस्तियां कहाँ थी इनके साक्ष्य मैप में दिखाया गया है, इसको आप देख लीजिए। जहाँ जहाँ ब्लैक डार्क है वहाँ वहाँ पे ये बस्तियाँ पाई गई हैं। जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियाँ, गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में। बुढ़नी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ आर्मी का जो टीचर का एग्ज़ाम होता है उसका इंटरव्यू यहीं पे चलता है, इसलिए मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एक बार यहाँ गया था देने। भेंडा घाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, आरंभिक मानव की जीवन शैली, इसमें दिया है कि आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे, तो जो बस्तियाँ पाई गई हैं वो नदियों के किनारे पाई गई हैं। जो साक्ष्य मिले हैं वो गुफाओं में मिले हैं। इससे पता चलता है कि मानव का जो विकास हुआ या तो नदियों के किनारे हुआ या गुफाओं के आसपास। आगे देखते हैं, आरंभिक मानव की जीवन शैली। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल, आलू, शकरकंद जैसे खोद लाते हैं। आरंभिक मानव का जीवन शैली बिल्कुल प्रकृति पर आश्रित था। वे प्रकृति से खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे, जैसे कि जंगल में जाते थे तो आलू, शकरकंद और कंद ढूंढ के लाते थे। कहीं मधुमक्खियों का जाल छाता दिख गया तो उनके छाते से क्या करते थे, शहद निकाल के उसका भी सेवन करते थे। मैंने अभी तक का जो जीवन है पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित है। गुफाओं में रह रहे हैं, नदी के किनारे उनका बसेरा है और खाने के लिए भी पूरी तरह से क्या है, जंगल और प्रकृति पर आश्रित हैं। आगे देखते हैं, और जंगल में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था क्योंकि अभी आग का खोज इन्होंने नहीं किया है, तो ये मांस ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं, उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे। इस समय जो इनका औजार मिला ये पत्थरों का है और ये पत्थरों का औजार उतना तेज या उतना नुकीला नहीं है जो बड़े बड़े जानवरों का उससे शिकार किया जा सके। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय ये ज़्यादातर लोग क्या करते थे, शिकार नहीं करते थे। अधिक मात्रा में वो क्या कर रहे हैं, कंद और जड़ ही खा रहे हैं या
मधुओं का रस ले रहे हैं। आगे के चित्र में दिखाया गया है कि आग का खोज हुआ कैसे। दिखाया गया कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो पहले क्या किए, लकड़ी को इकट्ठा किए, हाथ में जो पत्थर लिए इनसे रगड़ के क्या किए, आग लगाए। जो मांस वो खाते थे कच्चा उसको क्या किए, ऊपर रस्सी में बांध दिए लकड़ी के सहारे और नीचे आग जला दिए। जब ये मांस पक गया और जब इसको खाएं तो खाने में कैसा लगा, ये खाने में स्वादिष्ट लगा। तब से इन्होंने क्या किया, मांस को अब पका के खाना प्रारंभ किया। आइए देखते हैं दूसरे फिगर में दर्शाया गया है, ये उस समय की जीवन शैली है। फर्स्ट फिगर में देखिए लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ठीक है, शिकार करने के बाद इसलिए ताकि इसको खा सके, यहाँ पे इनको धो धा के खाया जा रहा है। यहाँ पीछे गुफा है, इससे पता चलता है कि ये सोने के लिए, रहने के लिए गुफा का इस्तेमाल किया करते थे। इनके झुंड में बच्चे भी थे, महिलाएं भी हैं और यंग पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं। यहाँ देखा गया है कि इन्होंने हाथ में क्या, दोनों हाथ में पत्थर लिया हुआ है, पत्थर से इसको रगड़ के इसने आग लगाया। आग लगाने से क्या होता था, ये मांद के बाहर ही आग लग रहा है। इससे पता चलता है कि अपने उस समय रोशनी के लिए और भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। आज भी के डेट में अगर जानवर कोई पागल हो जाता है तो उससे बचने के लिए या उससे भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी पता चलता है कि उस समय के मनुष्य या जानवर, मनुष्य क्या करते थे, जानवरों से बचने के लिए आग का भी प्रयोग करते थे। आगे के देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। आरंभिक मानव को पहनने की चीजें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी, क्योंकि प्रारंभ में अभी सूती वस्त्र का या कपड़े का खोज नहीं हुआ है। तो लोग क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, उनके छाल को निकाल के लपेट लिया करते थे, या जंगल में जो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते थे या किसी डाली का जो छाल वाल होता है उसका निकाल कर क्या करते थे, लपेट लिया करते थे। आगे देखिए, वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। जैसा कि हमने बताया कि जानवरों के का जो खाल होता है, चमड़ा को निकालते थे, उसको साफ करके पहनते थे, या पेड़ पत्तियां जो जिसके छाल बड़े होते थे उससे भी शरीर को ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ों की डालियों और पत्ती से छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते जबकि महिलाएं कंद मूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती। समूह के लोग बच्चों का ख्याल रखते थे। जैसा कि आज का हमारा समाज है, समाज में स्त्री पुरुष बच्चे सब रहते हैं, वैसे उस समय भी रहते थे। महिलाओं का मुख्य कार्य होता था कि जो पुरुषों द्वारा कंद मूल लाया जाता था उनको वो साफ करके खाने के लिए तैयार करती थी, और जो लोग वयस्क होते थे वो शिकार करने के लिए या खाने की चीज़ों को खोजने के लिए जंगल में जाया करते थे। अब देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, बांट कर खाना। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांटकर खाते थे। यह बहुत जरूरी था क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो नहीं होता था। उस समय के लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त हो जाता था, इसलिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। उस समय के समाज में क्या होता था कि लोग समूह में रहते थे ताकि समूह में जाकर शिकार करें, क्योंकि पता नहीं है कि हम जंगल में जा रहे हैं तो जंगल में कहाँ क्या मिलेगा, किस प्रकार के जानवर से मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए अगर लोग झुंड में रहते थे तो जानवरों से बचना और उनका शिकार करना आसान रहता था। कभी 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 दो झुंड एक ही जानवर के पीछे पड़ जाते थे शिकार करने के लिए, तो उस कंडीशन में छोटी मोटी लड़ाइयाँ आपस में भी हो जाया करती थी कि ये शिकार मेरा है तो मेरा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या दिया है कि आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना।
तो आरंभिक जीवन में वो लोग क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे। क्यों घूमते थे? तो भोजन की तलाश में घूमते थे। आरंभिक जीवन में लोग इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? तो सिर्फ भोजन की तलाश में, क्योंकि एक ही जगह पर वो हमेशा अगर जानवरों को खोजते थे तो एक निश्चित एरिया में जानवरों की कमी हो जाती थी, जिस वजह से वहाँ अब शिकार नहीं मिल पाता था। तो लोग क्या करते थे, एक जगह से निकल के अब दूसरी जगह पे घूमते थे और वहीं अगल बगल गुफा खोज के उस गुफा में रहते थे और जानवर का शिकार करते थे। फिर उस एरिया में भी अगर शिकार नहीं मिल पाते थे तब यहाँ से बढ़ के वो दूसरे एरिया में जाते थे। इन्हीं बातों को ये यहाँ से यहाँ तक के पैसेज में दिया हुआ है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। एक समूह रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या उपलब्धता सीमित रहती थी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में खाने का जो साधन था या जानवर थे सीमित मात्रा में थे। इस वजह से वो क्या करते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता था, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्र में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोत जैसे नदियाँ, झीलों, तालाब आदि सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। उस समय के लोगों को यह पता था कि किस मौसम में कौन सा फल फूल किस जंगल में, यानी जंगल में किस तरफ मिलेगा। ये सब उन्हें उस समय पता था। जो आसपास तालाब थे, पोखर थे, ये फिक्स मौसम यानी गर्मी के दिनों में क्या होता था, सूख जाया करता था। तो जल की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह शायद घुमा करते थे ताकि उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाए। अब दे रहा है कि आरंभिक जीवन में वे कहाँ रहते थे, फिर वो कैसे खाते पीते थे। अब दे रहा है कि आरंभिक मानव के औजार, आरंभिक जब समाज में जो मानव थे उनके औजार कैसे थे, वो किस तरह के हथियार का प्रयोग करते थे। तो आरंभिक मानव का औजार जैसा भी था वो कैसा था, पत्थरों का बना होता था। पहले उन्होंने मोटे पत्थर का औजार लिया, फिर इसी पत्थर को थोड़ा पतला और नुकीला बनाया, फिर और नुकीला बनाया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो उनके पत्थर के औजार हैं, मुंह पे पतला किया गया और नीचे भी पतला किया गया, ताकि यहाँ इसको आसानी से हाथ से पकड़ा जा सके। देख रहे हैं यहाँ पे हाथ से पकड़ने के लिए बनाया गया। ये भी पत्थर का ही है और यहाँ पे हाथ से पकड़ने के लिए इसको बनाया गया है। और बाद में ये देखिए इसको हाथ में पकड़ा गया है और इसके नुकीला बनाया गया ताकि आसानी से जानवरों पे प्रहार किया जा सके। तो आरंभिक औजार भी मुख्य रूप से कैसे थे, तो पत्थरों के थे। पहले बड़े पत्थर हुए, मोटे पत्थर हुए, ठीक है, फिर उन पत्थरों को नुकीला बनाया गया, फिर हाथ में पकड़ने लायक बनाया गया। तो इस पैसेज में पैराग्राफ में यही पढ़ना है कि किस तरह के उनके हथियार थे और कैसे उनको अपने आवश्यकता अनुसार उनका और विकास करते गए। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार एवं औजार थे, जरा सोचें। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था, अतः उन लोगों को आसपास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियाँ। इन्हीं को नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। औजार में क्या क्या करते थे, जो मोटी लकड़ियाँ होती थी, जो मजबूत होती थी, उनको ले लेते थे। जानवरों का जो हड्डी था वो भी उनके लिए औजार के काम करते थे, और जो नुकीले पत्थर थे वो भी उनके लिए क्या थे, हथियार के काम करते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने लायक औजार को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के आगे देखते क्या लिखा है, लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम कर लेते थे।
उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। क्या किया गया कि पत्थर को घिस के पतला नुकीला बनाया गया और एक तरफ लकड़ी से उसे बांध दिया गया। ठीक है। क्या किया गया, जैसे आज कुल्हाड़ी होता है, लकड़ी लगा रहता है और आगे के भाग में लोहा लगा रहता है, तो वैसे उन्होंने क्या किया, पहले पत्थर को नुकीला बनाया, देखिए, और एक लकड़ी के सहारे क्या किया, बांध दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के देखते हैं पैसेज में क्या दिया हुआ है। पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारकर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। ये किस लिए मालाएं बनाते थे? ताकि महिलाएं इनका श्रृंगार के रूप में, आभूषण के रूप में यूज करने लगी। चित्र और नाच, उस समय मनोरंजन के साधन क्या रहे होंगे? आरंभिक जीवन में मनुष्यों के लिए मनोरंजन के साधन क्या थे? तो वे आपस में नाच गान करते थे और चित्र बनाते थे। वही इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए चित्र भीम बेटिका की गुफाओं में पाया गया। चित्र में ज्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरण इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज नाच था। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। ये उनके समय क्या थे? मनोरंजन के साधन थे। जो उस समय रंग बिरंगे पत्थर मिलते थे, उनको रगड़ के घिस कर क्या करते थे? कलर बनाते थे। और कलर बना के बांस के ब्रश बनाते थे, उससे क्या किए, दीवारों पे पेंटिंग करते थे। तो उनके मनोरंजन का सबसे मुख्य साधन क्या था? आपस में नाच गान करना और पेंटिंग करना। आगे देखते हैं पैसरा का साक्ष्य निरीक्षण। पैसरा कहाँ पड़ता है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। ठीक है, यहाँ से यूरोप यानी फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह ही औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। नाम और तिथियां, ये जो देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजार। हड्डियों से जो हथियार बनते थे वो काफी नुकीले और पतले होते थे। इनसे शिकार करना क्या हो गया? और भी आसान हो गया था। ये आसानी से जानवरों के पेट में धंस जाता था और उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। ये जो क्या है, ये सब पत्थर के हथियार हैं। आगे देखते हैं। जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, रहने के लिए पत्थर का गुफा, शिकार करने के लिए पत्थर के औजार, पहनने के लिए आभूषण भी क्या है? वो भी हैं पत्थर के। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण यानी पत्थर का काल नाम दिया। क्यों दिया? तो रहने के लिए गुफा जो पत्थर का बना है, शिकार करने के लिए औजार ये भी बना हुआ है पत्थर का, और जो आभूषण बन रहे हैं, आभूषण भी किस चीज का है? तो वो भी बना हुआ है पत्थर का। तो पुरातत्वविदों ने माने जो इस चीज का अध्ययन किया, इस समय का नाम दे दिया पाषाण काल। ये आपके सामने फिगर है, किस प्रकार पहले मोटे पत्थर, फिर उसको पतला किया गया, अपनी आवश्यकता के अनुसार पत्थरों को मोटा, चौड़ा, पतला, छोटा, बड़ा करके औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं। औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तन के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल, लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक कहते हैं। इस समय लोग शिकार और मनोरंजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। आग का आविष्कार हो गया तो जानवर क्या करने लगे? पका के खाने लगे। इस वजह से वो एक जगह धीरे धीरे रहना भी शुरू कर दिया। अब पाषाण काल में देखना है मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए। अभी पाषाण काल ही चल रहा है और पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। प्रारंभिक, मध्य हो गया और मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि अचानक
पर्यावरण में तापमान बढ़ जाता है जिससे बारिश होती है। उसके बाद क्या होता है, अपने आप गेहूं और जौ और हरे घास निकल आते हैं। यही चीजें इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। आइए देखते हैं। इस काल में पर्यावरण बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं खुद से ही क्या हो गए, उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी, क्योंकि अब हरा भरा घास आ गया तो इसको खाने के लिए शाकाहारी जानवर बाहर आने लगे। इस समय लोग द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक, पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जिसका कार्यकाल होगा 8,000 साल से 3,000 साल तक। इस प्रकार यह चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं। जब हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो इसका एक्सरसाइज भी आज ही कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में अधिक मिले हैं? पूछ रहा है अधिक, यानी मैक्सिमम कहाँ मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, वही भीमबेटका। आरंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने हैं? क्योंकि अभी तो लोहे की खोज हुआ नहीं है, तांबा मिला नहीं है, तो किसका होगा? पत्थर का। आरंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने हैं? तो पत्थर के बने हैं। और भारतीय उपमहाद्वीपों में आरंभिक मानव का निशान सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़े पैसरा नामक स्थान कहाँ पे है? हमने पढ़ा ये बिहार में। बिहार में कहाँ? मुंगेर में। ठीक है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो उनके औजार को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस आधार पर उसको क्या किया गया? 3 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान को भरना है। भीमबेटका किस राज्य में? भीमबेटका हो जाता है मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। भीमबेटका कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा तो शुरू में कहाँ रह रहे थे? ये पत्थरों के बने हुए गुफा में। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र बना रहे थे और क्या कर रहे थे? नाच गान कर रहे थे। ठीक है, नाच। उसके बाद 1 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी, तो कितना? 1400 साल क्या हो गया? 14,000 साल पहले दुनिया में क्या हुई? जलवायु गर्म हो गई, और इसके बाद अपने आप गेहूं और जौ क्या हुआ? निकलने लगे। इस प्रकार इसके ऑब्जेक्टिव और भरने वाले दोनों कंप्लीट हुए। आगे देख लेते हैं। आइए विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? तो हमने बताया कि पाषाण युग क्यों कहा जाता है। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। रहने के लिए इंसान कहाँ रह रहा है? गुफा में। गुफा किस चीज का बना है? पत्थर का। शिकार करने के लिए औजार, औजार जिस औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो औजार किसका बना है? तो पत्थर का। आभूषण गला में लगाने के लिए और कान में पहनने के लिए जो आभूषण बना है वो किसी का बना है? पत्थर का है। यानी डिपेंडेंसी मनुष्य की किस पे है? तो पत्थर पे। इसलिए इसी को क्या कहा गया है? पाषाण युग कहा गया है। आरंभिक मानव इधर उधर घूमते थे। क्यों इधर उधर घूमते थे? एक जगह क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि फिक्स मौसम में, फिक्स जलवायु में एक ही उस पर्याप्त मात्रा में भोजन और शिकार नहीं मिलते थे। इसलिए वो क्या करते थे? भोजन की तलाश में, भोजन की कहें या शिकार कहें, इसकी तलाश में क्या करते थे? वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। आगे है, मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आए? तो हमने पढ़ा कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? अचानक मौसम गर्म हो गया और बारिश भी हुई, जिस वजह से क्या हुआ? गेहूं, जौ क्या हुआ? और घास अपने आप क्या हुए? निकल आए। और इन घासों को और इनको खाने के लिए क्या हुआ? शाकाहारी जानवर बाहर आए, जिससे मनुष्यों को क्या मिला? ज़्यादा से ज़्यादा शिकार भी होने लगा और इसको भी खाने लगे, जौ को भी खाने लगे। तो मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से यही परिवर्तन है। अब आइए करके देखें। इसमें दिया हुआ है कि आरंभिक मानव के खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं और आज के भोजन सामग्री से इसकी तुलना करें। प्रारंभ में तो हम क्या खा रहे हैं? कलमुंदी खा रहे हैं,
और जंगलों से मधुमक्खियों का शहद ले रहे हैं, और आज भी हम क्या खाते हैं, दोनों में तुलना कर लीजिए। फिर आज के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, आज के औजार तो हम लोग बहुत से इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले जो भी औजार था वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर का बना हुआ था। इस प्रकार ही हमारा तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। बहुत जल्द आपके सामने आते हैं अध्याय 4 लेकर। अध्याय 4, ये जो टेक्स्ट बुक हम करा रहे हैं इसको सिर्फ चुपचाप देखना है और सुनना है। इससे आपको क्या होगा, आसानी से क्लास 6 के हिस्ट्री के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। इसको हमने कोशिश करेंगे कि इसको 14 दिनों में क्या करें, समाप्त कर दें, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से हूबहू देखने को मिल रहे हैं। पर अध्याय 1 में हमने पढ़ा है कि इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि लोग गुफाओं से निकलकर कैसे बाहर आए। अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे आरंभिक समाज का निर्माण हुआ। जब प्रारंभिक समाज हो गया तो अगला चरण होगा कि प्रथम, यानी जो प्रारंभ में कृषि कैसे प्रारंभ हुई और पशुपालन से मनुष्यों को क्या फायदा हुआ। तो अगला अध्याय 4 में क्या पढ़ना है, प्रथम कृषक एवं पशुपालन। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।